हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। टॉपिक का नाम है सर कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है सर, आपने क्या टेबल यूज बना के रखा है सर यहाँ पे? ठीक है, आप हमको अकाउंट्स पढ़ाने वाले हो क्या? नहीं बेटा, अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा, देखो लिखिए यहाँ पे डेफिनेशन, इट मींस द प्रोपोर्शन ऑफ debt and equity used for financing the operations of business। तो सर फाइनेंस मैनेजर का आज अपन एक और इम्पोर्टेंट काम पढ़ने वाले हैं। क्या इम्पोर्टेंट काम है सर फाइनेंस मैनेजर का किसी भी कंपनी के अंदर? उसको डिसाइड करना पड़ेगा। द फाइनेंस मैनेजर हैज टू डिसाइड व्हाट इज द आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर हिज कंपनी। ठीक है, फॉर हिज और कंपनी क्या होना चाहिए आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का। अब सर सारी कंपनी का क्या सेम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि सर? नहीं बेटा, द आंसर इज नो। ठीक है, हर कंपनी का अपना अपना कस्टमाइज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। दे विल डिसाइड देयर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स। अलग अलग फैक्टर्स कंसीडर करेंगे अपन कंपनी के अंदर और उस हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाएगा। तो बस सिंपल मीनिंग है कैपिटल स्ट्रक्चर का। इसका मतलब होता है कि क्या प्रोपोर्शन में डेट होना चाहिए, क्या प्रोपोर्शन में इक्विटी होना चाहिए। अपन ने फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर पढ़ा है, अगर याद होगा तो फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस से, ठीक है, कौन से सोर्स से उसको पैसा उठाना है। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन अ फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक इन एंटरप्राइज। तो वो जो पैसा सोर्सेज है, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अपन ने पढ़े थे दो कैटेगरीज के होते हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड क्या हो गया? इक्विटी, और बोरोड फंड क्या हो गया? डेट। ठीक है, वापस से मेरे साथ दोहराइए। ओनर्स फंड क्या हो गया? इक्विटी, ऐसा पैसा जो लौटाने की जरूरत नहीं। इक्विटी का पैसा कभी भी कंपनी को लौटाने की जरूरत है क्या सर? नहीं है। तो इक्विटी सिक्योरिटीज क्या होती है कंपनी के लिए? लेस रिस्क की सिक्योरिटीज। ज्यादा रिस्क नहीं रहता इक्विटी सिक्योरिटीज में, बिकॉज इवन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप अगर कंपनी के पास पैसे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने, अदरवाइज पैसे नहीं देने। बट इक्विटी शेयर्स इशू करने में बेटा बहुत सारी कॉस्ट इंकर करना पड़ता है कंपनी को। ठीक है, एक आईपीओ अगर लाना है किसी कंपनी को, ठीक है, अपने शेयर्स अगर मार्केट में इशू करने हैं कंपनी को, तो इट हैज टू इंकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं सर कि इक्विटी शेयर्स के साथ सीन क्या हो गया कि वो एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज होती है, पैसे उठाना बहुत एक्सपेंसिव है इक्विटी शेयर्स इशू करके, और दूसरी चीज वो लेस रिस्की रहती है एज कंपेयर टू डेट। डेट के बारे में अगर बोले तो डेट का पैसा मार्केट से उठाना लेस एक्सपेंसिव है, बिकॉज अगर आप लोन वगैरह किसी से लेने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बैंक से लोन लेना है, डिवेंचर्स इशू करना है, बिकॉज वो ज्यादा रिस्की सिक्योरिटीज होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसके पैसे सर लौटाने ही पड़ते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। चाहे कंपनी को फायदा हो, चाहे कंपनी को नुकसान हो, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, चाहे कंपनी को लॉस हो, ठीक है, उसका पैसा, डिबेंचर्स का, बैंक का पैसा लौटाना पड़ेगा सर, उसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। इफ यू फेल टू रिपे द अमाउंट ऑफ डेट देन द क्रेडिटर्स कैन क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्रेडिटर का क्लेम आ जाएगा आपके एसेट्स में, वो आपके पैसे एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो जो डेट सिक्योरिटीज होती है वो ज्यादा रिस्की होती है बट कम एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू इक्विटी सिक्योरिटीज। तो सर देखिए कितना ज्यादा ठीक है, कितना ज्यादा तामझाम करना पड़ेगा किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर को, कितना ज्यादा लेवल पे जाके एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सी सिक्योरिटी बेटर है, डेट सिक्योरिटी या फिर इक्विटी सिक्योरिटी। ठीक है, तो एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी भी कंपनी का सर? वो फाइनेंशियल लेवरेज से निकाला जाता है। उसका मतलब होता है डेट इक्विटी रेशियो देखा जाता है। ठीक है, आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है किसी भी कंपनी के लिए? 2:1 का आइडियल डेट इक्विटी रेशियो होता है। ठीक है, तो वो फाइनेंस मैनेजर को कंसीडर करना पड़ेगा कि कितना पैसा अपन को डेट से उठाना है, कितना पैसे अपन को इक्विटी से रेज करने हैं। तो आई बात समझ में? बस अपन को बस इतना ध्यान रखना है सर कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस है, जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, उसको रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए क्या प्रोपोर्शन में डेट से पैसा उठाना है, क्या प्रोपोर्शन से इक्विटी, क्योंकि पैसों के बिना तो काम सब हो नहीं सकता कंपनी के अंदर, पैसों की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़नी है। तो पैसे रेज करने का आइडियल सोर्स पता होना चाहिए अपन को कि क्या प्रोपोर्शन में पैसे डेट से आने चाहिए, क्या प्रोपोर्शन में पैसे इक्विटी से आने चाहिए। दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आइए एक एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, ठीक है, कि अपन 3 सिचुएशंस देखने वाले हैं। ध्यान से समझो अपन क्या बातें करने वाले हैं आगे। ठीक है, अपन 3 सिचुएशंस देखने वाले हैं जिसमें सिचुएशन 1 में अपन कुछ भी डेट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, चेंज करके देख रहे हैं।
एक कंपनी है, उसके तीन टाइप का कैपिटल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। पहला अगर सिचुएशन देखोगे आप, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सर, इक्विटी कैपिटल लिखा है 50 लाख रुपीस। सिचुएशन 1 में इक्विटी कैपिटल कितना है, 50 लाख रुपीस का। बट डेट में मैंने क्या लिखा है, निल, कुछ भी डेट नहीं है। मतलब पूरा का पूरा पैसा कहां से उठा के रखा है फाइनेंस मैनेजर ने सर, इक्विटी से उठा के रखा है। डेट का जीरो अमाउंट ऑफ डेट है इस कंपनी का। तो ठीक है, देखते हैं उसका क्या फायदा मिलने वाला है। दूसरी चीज है सिचुएशन 2, इक्विटी कैपिटल को अपन ने थोड़ा सा कम किया, 40 लाख कर दिया और डेट को बढ़ा दिया। अब 10 लाख रुपए डेट से आया हुआ है, 40 लाख रुपीस कहां से आया है सर, इक्विटी से आया है। सिचुएशन 3 में देखो 30 लाख रुपीस इक्विटी से आया हुआ है, 20 लाख रुपीस डेट। तो तीन इंडिपेंडेंट सिचुएशंस देख रहे हैं अपन। टोटल कैपिटल कितना है, 50 लाख। ठीक है, टोटल कैपिटल एग्जांपल में कितना लेके चल रहे हैं अपन, 50 लाख का टोटल कैपिटल है। सिचुएशन 1 में पूरा का पूरा 50 लाख इक्विटी से उठाया अपन ने। सिचुएशन 2 ऐसी है जिसमें 40 लाख इक्विटी से उठाया हुआ पैसा है, 10 लाख रुपए डेट से उठाया हुआ पैसा है। और सिचुएशन 3 ऐसी है जिसमें 30 लाख इक्विटी से उठाया हुआ पैसा है और 20 लाख डेट से उठाया हुआ पैसा है। अब अपन सर याद करो, ठीक है, एक चीज बेटा मैं आपको चाहूंगा कि आप याद करो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सर हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, याद है क्या ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। याद आ रहा है बेटा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ही मेन काम है, मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो सर शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी? शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है जब उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ती है। क्या बढ़ती है सर? उनकी जब अर्निंग पर शेयर, मतलब उसको डिनोट करते हैं अपन ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर। अगर मैंने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा 100 रुपए में, ठीक है, तो अगर उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी मार्केट में तो मेरे शेयर प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, मेरी अर्निंग्स बढ़ती जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू एज अर्निंग पर शेयर। ये कितना मैं अर्न कर रहा हूं अपने एक शेयर से, मैं कितना पैसा अर्न कर रहा हूं। तो किसी शेयर होल्डर्स ने अगर 100 शेयर्स खरीदा होगा तो अर्निंग पर शेयर को 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी अर्निंग हो जाएगी। किसी शेयर होल्डर ने 1000 शेयर्स खरीदे होंगे तो अर्निंग पर शेयर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर की अर्निंग हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो अपन बोल सकते हैं सर सिंपल सी बात, शेयर होल्डर्स की वेल्थ कब बढ़ेगी कंपनी के अंदर? व्हेन विल द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स इंक्रीज इन द कंपनी? व्हेन द ईपीएस टेंड्स टू इंक्रीज। जब ईपीएस बढ़ेगा ना तो मेन अपन को क्या मापना है सर, क्या कैलकुलेट करना है? अपन को ईपीएस कैलकुलेट करना है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो अपन को यहाँ पे क्या देखना है, क्या डेट इंक्लूड करने की वजह से ईपीएस बढ़ रहा है क्या कंपनी का? ठीक है, क्या देखना है, ध्यान से सुनना। क्या डेट इंक्लूड करने की वजह से कंपनी का ईपीएस इंक्रीज हो रहा है क्या? तो अगर डेट इंक्लूड करने की वजह से कंपनी का ईपीएस बढ़ता जा रहा है सो इट इज फेवरेबल। ठीक है, अच्छा है डेट को इंक्लूड करना कैपिटल स्ट्रक्चर में। बट अगर डेट को इंक्लूड करने की वजह से ईपीएस कम हो रहा है, मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ रही है सर या कम हो रही है? कम हो रही है ना, तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव फेल हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो बताओ डेट इंक्लूड करना सही होगा या गलत होगा? सरासर गलत होगा सर, फिर डेट को इंक्लूड अपन नहीं कर सकते अगर ईपीएस कम हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में अपन को बस यही कैलकुलेशंस करने हैं, यहीं पे काम करना है अपन को। तो चलिए फटाफट एक बार मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। टोटल कैपिटल 50 लाख दी है। सिचुएशन 1 में पूरा 50 लाख किससे लिया हुआ है पैसा? इक्विटी से लिया हुआ है। सिचुएशन 2 में 50 लाख में से 40 लाख इक्विटी का है, 10 लाख डेट का है। सिचुएशन 3 में 30 लाख इक्विटी है, 20 लाख डेट। अब देखो सिचुएशन 1 ईबीआईटी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है मतलब ये पैसा आपने कमाया हुआ है बट इसमें से अभी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट करना है अभी। अगर आपने डेट लिया होगा, पैसा लोन लिया है सर, तो लोन लेते हैं पैसा तो उसमें क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अभी इससे इंटरेस्ट का पैसा माइनस करेंगे अपन, जो पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का क्रेडिटर्स को हमारे। दूसरा सर गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो टैक्स को भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा ना अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज द अमाउंट फॉर द शेयर होल्डर्स। वो पैसा किसके लिए होता है सर? शेयर होल्डर्स के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे ईबीआईटी लिख देते हैं अपन। क्वेश्चन में 7 लाख का ईबीआईटी दिया हुआ है तो 7 लाख लिख दिया अपन ने ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अब बताओ बेटा सिचुएशन 1 में डेट तो कुछ है ही नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भले क्वेश्चन में दिया है। देखो इंटरेस्ट ऑन डेट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। बट एक चीज बताओ ना, सिचुएशन 1 में अगर डेट का अमाउंट ही नहीं है, कुछ अपन ने पैसा लोन लिया ही नहीं है, तो इंटरेस्ट कुछ पे करना पड़ेगा क्या? कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा सर। तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? डैश, कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो अपन इसको माइनस करेंगे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 7 लाख माइनस जीरो अमाउंट का इंटरेस्ट आएगा तो ईबीटी कितना बचेगा सर? 7 लाख बचेगा। अब इसमें से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। टैक्स का रेट कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है टैक्स रेट इज इक्वल टू 30%। तो टैक्स एट 30% जब आप लगाओगे तो 7 लाख का 30% कितना होता है सर? 2,10,000। ठीक है, 7 लाख का 30% होगा सर 2,10,000।
2,10,000 जब माइनस करोगे 7 लाख में से तो अमाउंट बचेगा सर 4,90,000। क्या अमाउंट बचेगा सर 4,90,000। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब डिवाइड बाय अगर इसको अपन करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी सर 50 लाख की, 10 रुपए का एक शेयर अपन अज्यूम करके चल रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है तो बताओ सर कितने शेयर्स होने वाले हैं 5 लाख शेयर्स होने वाले हैं। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर देंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा 5 लाख विल बी द अमाउंट। तो अर्निंग पर शेयर कितना आने वाला है आपके पास 4,90,000 डिवाइड बाय 5 लाख, ठीक है, 4,90,000 डिवाइड बाय 5 लाख। तो अर्निंग पर शेयर विल बी 0.98, दिस विल बी अर्निंग पर शेयर, ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे सिचुएशन 2 के बारे में देखते हैं। 40 लाख का इक्विटी कैपिटल है, 10 लाख का डेट है, सेम ईबीआईटी कितना रहने वाला है सर 7 लाख, ईबीआईटी विल बी 7 लाख, ठीक है, सेम रहने वाला है। तीनों सिचुएशन में ईबीआईटी 7 लाख ही लेके चल रहे हैं अपन। यहाँ पे बताओ डेट कितना है 10 लाख, 10 लाख रुपए का डेट है तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डेट का अमाउंट है 10%, तो 7 लाख का 10% पे करना पड़ेगा अपन को एज इंटरेस्ट, ठीक है। 7 लाख का कितना सर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डेट कितना 10 लाख, 10 लाख रुपए का डेट है, ठीक है, 10 लाख रुपए का डेट है तो उसका 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 10 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख, 1 लाख विल बी द इंटरेस्ट। 1 लाख जब इंटरेस्ट देंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स बचेगा आपके पास 6 लाख, ठीक है, 6 लाख विल बी द अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में सब क्या देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स का अमाउंट देना पड़ेगा। तो टैक्स का रेट अगेन 30% लेके चल रहा है तो 6 लाख रुपए का 30% कितना होता है सर 1,80,000, ठीक है। अब 6 लाख में से 1,80,000 जब आप माइनस करोगे तो क्या आंसर बचेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा सर 4,20,000, 4,20,000 विल बी द अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहां तक आई बात समझ में। अब डिवाइड करना है उसको, अपन को डिवाइड किससे करना है, देखिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स इस केस में कितने होंगे, सिचुएशन 2 की बात कर रहा हूं मैं। सिचुएशन 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल है सर 40 लाख रुपए का, ठीक है, 10 रुपए का अगर एक शेयर है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होने वाले हैं 4 लाख होने वाले हैं। तो 4,20,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 4 लाख जब आप कर दोगे, ठीक है, 4,20,000 डिवाइड बाय 4 लाख करोगे तो आएगा ईपीएस 1.05, 1.05 क्या आ रहा है आपका ईपीएस आ रहा है। अब आते हैं सिचुएशन 3 में। अभी तक सिचुएशन 1 में निल डेट था, डेट का अमाउंट कितना था सर निल था। सिचुएशन 2 में अपन ने उसको बढ़ा के कितना किए 10 लाख, सिचुएशन 3 में और बढ़ा के कितना कर रहे हैं 20 लाख, तो 20 लाख कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते जा रहे हैं, डेट के अमाउंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, क्लियर है बात, डेट के अमाउंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसका इफेक्ट देख रहे हैं कि ईपीएस में उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। अभी भी सर वापस सिचुएशन 3 में वही काम चालू करते हैं बच्चों, ठीक है। 7 लाख रुपीस आपका क्या है ईबीआईटी दिया हुआ है, माइनस इंटरेस्ट करना है। 20 लाख का आपका डेट है, 20 लाख का 10% कितना होता है 20 लाख का 10% होगा सर 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बचने वाला है सर 5 लाख रुपए अर्निंग बिफोर टैक्स बचेगा। अब 5 लाख रुपए में से 30% आपको सरकार को देना है, टैक्स पे करना है, तो 5 लाख का 30% हो गया सर 1,50,000, 1,50,000। तो कितना अर्निंग आफ्टर टैक्स बचेगा आपके पास 3,50,000 विल बी योर अर्निंग आफ्टर टैक्स। डिवाइड बाय करना पड़ेगा इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब बताओ यहाँ पे सिचुएशन 3 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होने वाले सर 30 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितना होगा इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 लाख, 30 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो 3 लाख होगा आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 3,50,000 डिवाइड बाय 3 लाख करोगे जब तो आपका ईपीएस आने वाला है सर 1.16, ठीक है, 1.16 विल बी द EPS of this particular situation. In this particular situation, the EPS will be 1.16. ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल एकदम क्लियर है बातें सारी, ठीक है। तो अब कंक्लूजन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, अब क्या बता रहा हूँ इस टॉपिक का कंक्लूजन बता रहा हूँ, देखते जाना बच्चों क्या क्या हो रहा है, ठीक है। पहले डेट निल था, फर्स्ट सिचुएशन में डेट कुछ भी नहीं था, सेकंड सिचुएशन में डेट बढ़ा के अपन ने 10 लाख कर दिए, थर्ड सिचुएशन में डेट बढ़ा के 20 लाख कर दिए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे जैसे अपन डेट को बढ़ाते जा रहे हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, देखो ईपीएस पहले 0.98 था, फिर ईपीएस बढ़ के कितना हो गया सर 1.05 हो गया। तो बताओ शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ रही है कम हो रही है, ईपीएस बढ़ रहा है तो वेल्थ शेयर होल्डर्स की सर बढ़ेगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। तो ईपीएस देखो 0.98 से 1.05 हुआ,
फिर सेकंड सिचुएशन से जब अपन थर्ड सिचुएशन में आए तो 1.05 से बढ़ के क्या हो गया सर ईपीएस 1.16 हो गया सर, मतलब ईपीएस बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे अपन डेट को बढ़ाते जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, वैसे वैसे ईपीएस क्या होता है जा रहा है सर, बढ़ते जा रहा है। तो इट इज गुड, इट इज फेवरेबल ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू इंक्लूड डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर सिंस द ईपीएस इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ईपीएस क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है सर, इसलिए डेट को इंक्लूड करना फेवरेबल है। बट यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है। ट्विस्ट क्या है सर कि ईपीएस क्यों बढ़ रहा है सर, रीजन क्या है ईपीएस बढ़ने का। डेट तो आप बोल रहे थे सर कि हमारे लिए रिस्की सिक्योरिटी है, डेट इज वेरी रिस्की सिक्योरिटी ना सर, तो उसके लिए हमको लायबिलिटी बहुत सारी क्रिएट हो जाएगी, उसका पैसा हमको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे बिल्कुल कि डेट को इंक्लूड कर क्यों रहे हैं सर, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, खर्चा बढ़ते जा रहा है कंपनी का, तो इससे तो ईपीएस कम होना चाहिए ना, बट ईपीएस बढ़ क्यों रहा है सर। देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि डेट के कारण ईपीएस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे अपन दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। देखो दो चीजों को कंपेयर करेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। इंटरेस्ट ऑन डेट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डेट कितना होने वाला है सर 10%। बताओ इंटरेस्ट ऑन डेट हमारी इनकम है या हमारा खर्चा है, हमारा एक्सपेंस है ना, डेट पे हमको इंटरेस्ट पे करना है, सो इंटरेस्ट ऑन डेट क्या हो गया सर, खर्चा हो गया, खर्चा, ठीक है, एक्सपेंस है। अब आप इनकम देखो कि इस सिचुएशन में आपकी इनकम क्या हो रही है, तो इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं बेटा आरओआई बोलते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपका ईबीआईटी है, जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट into 100, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो ईबीआईटी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है जल्दी जल्दी बताओ, 7 लाख रुपीस ईबीआईटी की वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर, ये 7 लाख। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल कैपिटल कितना है सर 50 लाख है इनटू 100, ठीक है। तो ये अगर अपन इसको, ठीक है, अपन अगर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो आंसर आएगा सर 14%, 14% आंसर आ गया सर। मतलब आपका आरओआई कितना है 14% और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%। तो बताओ इनकम, आरओआई हमारी क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द इनकम ऑफ द कंपनी, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है सर, इनकम है हमारी कंपनी की। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट क्या है सर 10%, खर्चा है हमारी कंपनी का। तो बताओ इनकम ज्यादा है या खर्चा ज्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, इंटरेस्ट ऑन डेट खर्चा है, बताओ इनकम ज्यादा है या खर्चा ज्यादा है। इनकम हमारी 14% है सर और खर्चा हमारा 10% है, मतलब हम और खर्चा उठा सकते हैं सर, और खर्चा उठाने की गुंजाइश बाकी है ना अभी हमें। इसीलिए बेटा क्या हो रहा है कि जब आप डेट को इंक्लूड कर रहे हो ना, तो ईपीएस कम होने की जगह क्या होते जा रहा है सर, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ईपीएस कम होने की जगह क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इनकम आज की डेट में ज्यादा है और आपका खर्चा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बात आई बेटा समझ में। तो सर अगर आप ये बोल रहे हो, ठीक है, तुम्हारे माइंड में अब क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर आप ये बोल रहे हो कि अभी इस सिचुएशन में हमारी इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है, इसलिए हमने डेट को इंक्लूड किए, तो ईपीएस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर अपन इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है, अगर हमारी इनकम कम हो जाए, सपोज आरओआई सर 10% से कम होता, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा 10% से कम होगा, तो क्या फिर डेट को इंक्लूड करेंगे तो ईपीएस भी कम होगा सर। बिल्कुल बच्चों आंसर सही है। इसके लिए फटाफट देखिए तुरंत दूसरा एग्जांपल, ठीक है, दूसरा एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूं, फटाफट देखिए, सारी चीजें एकदम आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक को, ठीक है। एग्जांपल चेंज करके देख रहे हैं सर अपन, है ना। अभी अपन ने क्या डिस्कस किए थे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एक काम करते हैं, इसके पहले वाले एग्जांपल में अभी अपन ने ईबीआईटी कितना लिए थे, 7 लाख रुपीस हमारा ईबीआईटी था, ठीक है। तो अपन ईबीआईटी को सर चेंज करके क्या कर देते हैं, 3 लाख रुपीस। ईबीआईटी कितना हो गया, सपोज अब चेंज करके अपना 3 लाख रुपीस हो गया। तो अगर ईबीआईटी 3 लाख रुपए हो गया सर अपना, तो अब अपन आरओआई कैलकुलेट करेंगे, तो अभी आरओआई 14% ही आएगा क्या, नहीं आएगा। अब आरओआई भी क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अपन को पता है, ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट टू 100 रख देते हैं। ईबीआईटी की जगह 3 लाख रुपए, 3 लाख अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट अभी भी कितना है सर 50 लाख है, इसको चेंज नहीं कर रहे, टोटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख है इनटू 100।
तो 3 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100 करेंगे ना तो आंसर आएगा सर 6%। अब हमारा देखो इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है, अभी भी 10% है, पुराना वाले ही लेके चल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डेट, और अब आरओआई क्या हो गया 6%। तो बताओ बच्चों सिचुएशन वही है कि सिचुएशन रिवर्स हो गई, सिचुएशन अब सर रिवर्स हो गई। इसके पहले वाले एग्जांपल में क्या था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, अभी क्या हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। अब 6% क्या है 10% से कम है, मतलब अब बोल सकते हैं अपन सर कि हमारा खर्चा ज्यादा है और हमारी इनकम क्या है कम है। हमारा ये इंटरेस्ट ऑन डेट का जो एक्सपेंडिचर है दिस इज मोर एज कंपेयर्ड टू आवर इनकम। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है सर 6%। तो अब सर आप बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आप बोल रहे थे अगर सिचुएशन उल्टी हो जाएगी तो अब अगर फिर भी अपन डेट को इंक्लूड करेंगे ना तो ईपीएस अब बढ़ना नहीं चाहिए सर, कम होना चाहिए। तो एक काम करो सर जल्दी से हमको प्रूफ करके बता दो। तो लो बच्चों अभी मैं तुमको प्रूफ करके बता देता हूं कि जैसे जैसे डेट को इंक्लूड करेंगे ना तो अब ईपीएस बढ़ेगा नहीं। अब मैजिक देखना, ठीक है, अब ईपीएस बढ़ेगा नहीं, अभी भी काम वही हो रहा है। देखो पहले वाली सिचुएशन ही लेके चल रहे हैं, 50 लाख सिचुएशन 1 में इक्विटी कैपिटल है दिख रहा है, सेकंड में 40 लाख और 10 लाख का हो गया डेट इक्विटी और डेट, और थर्ड में 30 लाख और 20 लाख। सेम सिचुएशन है सर, वही सिचुएशन है, बट अभी ठीक है क्या होने वाला है, जैसे ही आप डेट को इंक्लूड करोगे तो सर अब ईपीएस बढ़ेगा नहीं। अब मैं गारंटी दूंगा कि ईपीएस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ईबीआईडी, अब ईबीआईडी की जगह 7 लाख लिखूं या 3 लाख, यहाँ पे ईबीआईडी कितना ले लिया अपन ने 3 लाख, तो ईबीआईडी तीनों जगह कितना आ जाएगा सर 3 लाख रुपीस का आपका ईबीआईडी आ जाएगा। ठीक है, ईबीआईडी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, बताओ फर्स्ट सिचुएशन में डेट कुछ भी है क्या, कुछ भी डेट नहीं है तो ईबीआईडी तो इंटरेस्ट का अमाउंट कुछ भी नहीं होगा, नील होगा। तो 3 लाख माइनस 0 0 अगर करेंगे तो क्या आएगा, ईबीडी भी 3 लाख आएगा। फटाफट टैक्स कितना आएगा बताओ 30%, तो 3 लाख का 30% कितना होता है, ईबीआईडी ईबीडी 3 लाख है, 3 लाख में से 30% गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, तो 3 लाख का 30% कितना होता है सर 30,000 सॉरी 90,000 क्या कर देंगे अपन इसमें से माइनस कर देंगे। 3 लाख माइनस 90,000 करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आएगा सर 2,10,000, 2,10,000 का विल बी अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पहले लिख के रख लेते हैं। यहाँ पे 5 लाख इक्विटी शेयर्स होने वाले हैं क्योंकि 50 लाख का कैपिटल है, यहाँ पे 4 लाख इक्विटी शेयर्स होने वाले हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और यहाँ पे कितने शेयर्स होने वाले हैं, यहाँ पे 3 लाख शेयर्स होने वाले हैं सर। 2,10,000 डिवाइड बाय 5 लाख जब अपन करेंगे तो हमारी ईपीएस का आंसर आएगा सर 0.42 will be the EPS in this situation। दूसरी सिचुएशन फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए कर रहे हैं, 3 लाख ईबीआईडी है माइनस इंटरेस्ट करेंगे, बताओ 10 लाख का डेट है 10% इंटरेस्ट है तो कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीस विल बी द इंटरेस्ट अमाउंट। 3 लाख माइनस 1 लाख करेंगे तो सर क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स विल बी 2 लाख, 2 लाख का 30% टैक्स देना है मतलब 60,000 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 2 लाख माइनस 60,000 करेंगे तो कितना आएगा सर 1,40,000, 1,40,000 डिवाइड बाय 4 लाख जब ओपन करेंगे तो आंसर आएगा 0.35। ठीक है, 1,40,000 डिवाइड बाय 4 लाख 0. ओ माय गॉड सर क्या हो गया, देखो देखो ईपीएस अब पहले 0.42 था, अब कम हो गया, ईपीएस क्या हो गया सर 0.35 हो गया। ठीक है, थर्ड सिचुएशन में देखो इंटरेस्ट कितना आएगा, 20 लाख का डेट था, 20 लाख का 10% हो गया सर आपका 2 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख में से 2 लाख गया तो 1 लाख रुपीस विल बी अर्निंग बिफोर टैक्स। 1 लाख का 30% आपको टैक्स देना है सरकार को, गवर्नमेंट को, तो 30,000 आप टैक्स माइनस कर दो, इसमें से क्या बचा सर 70,000 का आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा। 70,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके 3 लाख, तो आंसर आएगा ईपीएस का 0.23। देखो सर क्या हो गया, रिवर्स हो गई सिचुएशन, ये तो पूरे जगह जज्बात पलट गए। क्या हो गया, जज्बात पलट गए आपके, पहले ईपीएस बढ़ रहा था, सेम काम कर रहे थे अपन, ठीक है, सेम काम कर रहे थे तो ईपीएस पहले बढ़ रहा था, अब ईपीएस क्या हो रहा है सर कम हो रहा है। पहले 0.42 था फर्स्ट सिचुएशन में, सेकंड में हो गया 0.35, थर्ड में हो गया 0.23। सर अब डेट को इंक्लूड करना चाहिए क्या, अब डेट को इंक्लूड नहीं करना चाहिए बिकॉज इक्विटी शेयरहोल्डर्स की वेल्थ अब बढ़ नहीं रही है, अब इक्विटी शेयरहोल्डर्स की वेल्थ क्या हो रही है सर कम होते जा रही है। That's why it is not favorable to include debt in the capital structure now because the only reason is now the rate of return on investment is less than rate of interest on debt। जो return on investment है ना वो rate of interest of debt से क्या हो गया है, कम हो गया है। That's why if you still include debt in your capital structure then your EPS tends to decline। आपका EPS क्या होने वाला है सर, गिरने वाला है। So it is not so basically अब क्या हो रहा है सर कि अपन डेट को इंक्लूड कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, तो ईपीएस क्या होते जा रहा है सर, डिक्लाइन होते जा रहा है। सो नाउ इट इज नॉट एडवाइजेबल, बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करेंगे कि डेट को इंक्लूड करो आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। बात आ रही है समझ में, अगर आप डेट को इंक्लूड करोगे तो आपका ईपीएस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा।
तो सर बस अब आप तुरंत देखिए, मैं तुरंत इस चीज का कंक्लूजन एक बार बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। इस पूरे टॉपिक को मैं समराइज कर रहा हूँ, सम अप कर रहा हूँ 1 मिनट के अंदर, ठीक है। उस समरी को देख के अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज हुई है इस कैपिटल स्ट्रक्चर वाले टॉपिक के अंदर। देखिए बिल्कुल समरी यहाँ, तो देखिए बच्चों इस टॉपिक की फटाफट से समरी, ठीक है। 2 पॉइंट्स में इस टॉपिक को मैंने समराइज कर दिया यहाँ पे बिल्कुल, कि अगर इफ, देखिए यहाँ पे ध्यान से, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज आरओआई इज मोर देन, क्या सिंबल लगा है, मोर देन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, मतलब हमारी इनकम हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है। क्या है सर, अगर हमारी इनकम हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है तो हम और खर्चा उठा सकते हैं, और खर्चा अगर उठा सकते हैं तो देन अगर आप डेट को इंक्रीज करोगे, देन इंक्रीज इन डेट विल लीड टू इंक्रीज इन ईपीएस। तो अगर आप डेट को इंक्लूड करोगे ना, ये फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़े, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था सर उस एग्जांपल के अंदर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाज 14%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट क्या था, याद करो बेटा, उस एग्जांपल के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कितना था सर, 10%। तो 14% इज मोर देन 10%, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। तो अगर अपन डेट को इंक्लूड करते जाएंगे, 3 सिचुएशन देखे थे अपन ने, अगर डेट को इंक्लूड करते जाएंगे तो हमारा ईपीएस भी क्या होगा, बढ़ेगा। शेयर होल्डर्स की वेल्थ सर मैक्सिमाइज होगी, सो इट विल बी एडवाइजेबल टू इंक्लूड डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। बट अगर सेकंड सिचुएशन हो जाती है, रिवर्स सिचुएशन हो रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, तो अभी दूसरा एग्जांपल याद करो, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था सर, 6% था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कितना था, 10% था। ये दूसरी सिचुएशन हो गई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट हो गया सिचुएशन में, तो अगर आप डेट को इंक्लूड करोगे तो सर अब आपका ईपीएस बढ़ेगा नहीं, अब आपका ईपीएस कम हो जाएगा। तो बताओ डेट को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू इंक्लूड डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। तो अगर आप डेट को इंक्लूड करोगे, अगर आप डेट बढ़ाओगे तो आपका ईपीएस अब बढ़ेगा नहीं, ईपीएस क्या होगा, अब कम होगा, नीचे की तरफ जाएगा ईपीएस। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होगी, शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या हो गई, कम हो गई। तो सर ये पूरा सार है इस टॉपिक का। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। इस चीज का रेलेवेंस अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट करने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स फाइनेंस मैनेजर को ध्यान में रखने पड़ेंगे जो उसके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकते हैं, उसमें ये वाला एक टॉपिक जो है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट टॉपिक, ठीक है। इसलिए इसको एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझाया गया है ताकि आप वहां पे इस चीज को रिलेट कर सको। तो आगे की वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।